हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका 11th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर में जो आपने बेसिक कंसेप्ट इसके प्रीवियस क्लास में जाना तो है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और कहां से आया। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, ओरिजिन ऑफ वर्ड केमिस्ट्री कहां से हुई, तो देखिए सबसे पहले क्या था। देखिए इजिप्ट एक कंट्री थी इजिप्ट, जिसको हम बोलते हैं मिस्र देश। वहां की मिट्टी मतलब मड का कलर हो गया था ब्लैक। आप जानते हैं कि अमूमन जो मिट्टी होती है उसका कलर ब्राउन होता, कैसा होता है, ब्राउन। लेकिन अचानक क्लाइमेट की चेंजिंग से ब्राउन कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया और उस ब्लैक कलर को मिस्र कंट्री के पीपुल्स ने नाम दिया कीमिया। व्हाट इज द नेम? नेम इज कीमिया। क्या नाम दिया? कीमिया। और इसी कीमिया वर्ड से ओरिजिन हुआ किसका? केमिस्ट्री का। तो जानिए केमिस्ट्री जो ओरिजिन फ्रॉम द इजिप्ट वर्ड, दिस इज नोन एज द कीमिया। उसको क्या बोलते हैं? कीमिया। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर। ध्यान दीजिए, लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि लेवोजियर ने केमिस्ट्री की ओरिजिन में योगदान दिया। केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने में तमाम एलिमेंट और कंपाउंड की डिस्कवरी में ज्यादा योगदान लेवोजियर का था, इसलिए हम केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेवोजियर को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए केमिस्ट्री तीन तरीके की होती है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीन पार्ट में केमिस्ट्री को बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। देखिए बड़ी पुरानी बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका बर्जीलियस नाम था। उन्होंने वाइटल फोर्स थियरी दी थी। बाद में बर्जीलियस के एक स्टूडेंट थे, एक चेला थे जिनका नाम वोहलर था। उन्होंने ये बताया कि वाइटल फोर्स थियरी करेक्ट नहीं है और डिस्कवरी किया एक एलिमेंट की जिसको पहले बर्जीलियस डिस्कवर कर चुके थे, जिसका नाम है कार्बन। सुनिए, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें आप केवल कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी बात ध्यान दीजिए, ओनली कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन, आपको और किसी से मतलब नहीं है, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी बात ध्यान दीजिए, एक पुरानी गाइडलाइन है, आज दुनिया में कार्बन से बनने वाले 10 लाख कंपाउंड नोन है। 10 लाख कंपाउंड ऐसे हैं जो किससे बने हैं? कार्बन से। आपको अगर कार्बन से बने कंपाउंड का नाम लेने को कहा जाए तो आप मेथेन, एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन 10-12 के बाद रुक जाएंगे। मैं भी 100-150 के बाद रुक सकता हूं। सोचिए 10 लाख कंपाउंड डिस्कवर हैं जो केवल कार्बन से बने हैं, तो सोचो कितनी बड़ी केमिस्ट्री होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सोचना तुम्हारा काम है, ज्यादा सोच के अपने दिमाग पे जोर न डालिए, नई केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ही तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ जाएगा। आइए इनऑर्गेनिक, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ो। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, कार्बन को छोड़कर सबकी स्टडी किसमें की जाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। अच्छा, ये फिजिकल क्या है? ये 11th क्लास वालों के लिए नया होता है। देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो किसी की क्वालिटी और क्वांटिटी को बताती हो। कोई रिएक्शन हुआ, आपने लिखा C+O2 दैट इज फॉर्म CO2, हो गया। अब देखो बाद में खाल निकालती है फिजिकल केमिस्ट्री, कितना ग्राम कार्बन था, कितना ग्राम ऑक्सीजन था,
कितने टाइम में रिएक्ट किया, रेट क्या था, टेम्परेचर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट लगा दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब सारा डिस्कशन करना विषय है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इसमें केवल कार्बन की स्टडी, इसमें कार्बन के अलावा ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करती है। केमिस्ट्री आई कहां से, कीमिया से। केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवोजियर। अब देखिए, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो एक साइंटिस्ट का कहना था कि केवल 100 एलिमेंट को पढ़ लेना ही केमिस्ट्री नहीं है, उससे बनने वाले इन्फेंटिव कंपाउंड को जानना ही क्या है, केमिस्ट्री है। अच्छा, यूज पर अगर आप आए तो ध्यान दो, आज ये पूरी दुनिया केमिस्ट्री पर टिकी है। मैं अपने सब्जेक्ट को बढ़ाया नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोचिए ये पूरी दुनिया केमिस्ट्री पर टिकी है। एक बात, जरा मेरी बात ध्यान दीजिए, जो हम सांस लेते हैं तो O2 हमारी बॉडी में जाती है, उसका भी केमिकल फार्मूला हो गया। हम पानी पीते हैं, उसका भी फार्मूला वाटर है। तो बिना ऑक्सीजन और पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। तीसरी सबसे बड़ी चीज फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें केमिकल्स हैं। अगर बंद कर दी जाए तो दुनिया हजारों साल पीछे चली जाए। चौथी चीज, शायद आप नहीं जानते होंगे, जो वायर पर करंट दौड़ता है ना, वो करंट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूवमेंट होती है किसकी बताइए, इलेक्ट्रॉन की। वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, जो भी प्लास्टिक यूज करते हैं वो भी केमिकल है। और सबसे बड़ा यूज एग्रीकल्चर और मेडिसिनल फील्ड में है। जितनी दवाएं आप खाते हैं, जितनी एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज करते हैं, उनका सबका केमिकल फार्मूला होता है। 2 मेडिसिन के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है, AZT, और एक का नाम है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सॉल। ध्यान दो, ये A से शुरू है। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसको बोलते हैं एजिडोथाइमडीन। दिस इज यूज्ड फॉर द एड्स थेरेपी। ये एड्स की चिकित्सा में यूज किया जाता है। एंड सिस्प्लेटिन एंड टैक्सॉल यूज फॉर द कैंसर थेरेपी। ये दोनों मेडिसिन कैंसर में होती हैं, ये एड्स में यूज किया जाता है। आप किसी भी दवा के पत्ते को उठा के पीछे देखिए, लिखा रहेगा कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैक्सिमम। इसका मतलब सारी मेडिसिनल फील्ड में यूज किसका है, केमिस्ट्री का। तो सोचिए कि केमिस्ट्री हमारे लिए वरदान है, केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिसको बिना जाने हम चैप्टर्स को आगे नहीं पढ़ सकते। देखिए, ये तो अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना खेल नहीं है। किसका, बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैटर क्या होता है। मैटर, व्हाट इज द मैटर। ठीक, देखिए, एनीथिंग हैविंग मास and acquire space is known as matter। ठीक है, ऐसी चीज जिसका अपना कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरती हो, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मैटर। दिस इज नोन एज द मैटर। अब यहां पर तुमको एक बड़ी चीज बताऊंगा। देखिए, लिखा गया है मास, और कभी कभी लोग बात करते हैं वेट की। ये हो गया वेट, ये हो गया मास, इसको हिंदी में बोलते हैं भार। दिस इज नोन एज द द्रव्यमान। ये वेट है, ये मास है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड मास। वेट और मास में अंतर क्या होता है। अक्सर लोग जानते हैं जो मास है वही वेट है, जो वेट है वही मास है। मेरी बात सुनो, अगर मैं वेट की बात करूं, इस चाक का वेट अगर 2 ग्राम है तो मेरी हथेली पे 2 ग्राम होगा। इसको फेंक दूं अगर मून पे चला जाए, चंद्रमा पे, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग होगा, तो हो सकता है इसका वेट बदल जाए।
इसका वेट दुनिया के धरती के कोने कोने पे अलग होगा। इट मींस वेट वो क्वांटिटी है, वेट वो यूनिट है जो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा तो वेट भी धुआंधार बदलेगा। लेकिन मास की अगर बात किए तो दिस इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मास कभी बदलता नहीं। अगर ये 2 ग्राम है तो चंद्रमा पर, आकाश में, तारों पर 2 ही ग्राम रहेगा। तो मास कभी चेंज नहीं होता है और वेट जगह जगह पर चेंज होता रहता है। तो आइए, मैटर पर एनीथिंग हैविंग मास एंड एक्वायर स्पेस, दिस इज नोन एज द मैटर। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं लिक्विड और तीसरे को बोलते हैं गैस। लेकिन मैं आपको मैटर की 6 स्टेट बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी का नाम है प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट का नाम है बोस आइंस्टीन, और 6th स्टेट का नाम है फर्मियोनिक। There are 6 state of matter in present time: solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein, fermionic। हाँ, वो अलग बात है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ही ज्यादा ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेट ऑफ मैटर करंटली 6 हो चुकी हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन और फर्मियोनिक। ठीक है, अब मैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ी थोड़ी बात करके हम प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन और फर्मियोनिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, देखिए बात क्या करते हैं, चलिए पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस पर थोड़ी थोड़ी बात कर लें, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, 2-3 पॉइंट बात करेंगे सॉलिड पर, फिर हम बात करेंगे लिक्विड की, यहां भी 2-3 पॉइंट बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे गैस की, यहां भी 2-3 पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, फिर चौथे पॉइंट पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा, और फिर डिस्कस करेंगे बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन। ठीक, देखिए सॉलिड वो होता है जिसका शेप भी डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट, दिस इज नोन एज सॉलिड। जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट है उसको बच्चा क्या बोलते हैं, हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरी ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम होता है। सॉलिड में फ्लूइडिटी का नेचर नहीं पाया जाता, मतलब सॉलिड लिक्विड की तरीके से फ्लो नहीं करता। सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनको और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, आइए लिक्विड पर। देखो भैया, ऐसा है, लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, डिफिनिट, लेकिन इसका जो शेप होता है वो जैसा कंटेनर होगा वैसा शेप बदलता रहेगा। मतलब अगर 1 लीटर पानी आपने बाल्टी में लिया और उस 1 लीटर पानी को तुम किसी बड़े लोटे में डाल दो तो 1 लीटर पानी 2 लीटर तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अब वाटर ने क्या किया, लोटे का आकार ग्रहण कर लिया, मतलब शेप बदल जाएगा, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं और मूव कर सकते हैं। इसमें फ्लूइडिटी का क्या होता है, नेचर। गैस की बात करें तो ना वॉल्यूम ही डिफिनिट होता है, ना शेप ही डिफिनिट होता है, मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात और करूंगा, तब आगे चर्चा करते हैं। एक बात है थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी। अच्छा ये बताइए, क्या किसी सॉलिड को लिक्विड में
और उसी लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है? यस, बदला जा सकता है। किससे? थर्मल एनर्जी। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वाट, आपने सुना होगा। जेम्स वाट चाय के बहुत शौकीन थे और वो क्या करते थे, एक बार चाय बनाकर किचन में केतली में रख दिया करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, जेम्स वाट को अपने किचन से टप टप की आवाज सुनाई पड़ी। जेम्स वाट दौड़ के गए और देखा तो किचन में कुछ नहीं था। ऐसा लगातार 2-3 बार फॉलो करने के बाद जेम्स वाट ने ध्यान दिया कि केतली का ढक्कन ऊपर उठ रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर उठ रहा था, नीचे आ रहा था। मतलब जो चाय की वेपर बन रही थी उसकी इतनी पावर थी कि ढक्कन को ऊपर ढकेल दे रही थी। उसी के बाद जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की डिस्कवरी कर ली, भाप इंजन की डिस्कवरी किया जेम्स वाट ने। तो आओ थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। क्या है थर्मल एनर्जी? देखिए, अगर मैं तुमको एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा दे दूं, देखिए मोटा है, इतना मोटा टुकड़ा दे दूं और मैं कहूं इसको ब्रेक करो, तो शायद तुम्हारे लिए ब्रेक करना मुश्किल होगा। और WWE के सबसे फेमस फाइटर रोमन रिंग और अंडरटेकर भी इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जहां तक मुझे लगता है इसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन एक लोहार जो बहुत ही कमजोर है उसके पास आप पहुंचेंगे, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा लेके, वो कहेगा रखो अभी तोड़ देता हूं। आखिर उसके पास एनर्जी कितनी है? उसके पास एनर्जी क्या है? बोलो, थर्मल एनर्जी। वो क्या करेगा? यहीं से हीट करेगा, हीट करेगा। जैसे हीट करेगा यहां के मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। लिसन, अगर किसी को तुम हीट करते हो तो उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो भागना शुरू कर देते हैं। ये देखिए भागा, ठीक है, मॉलिक्यूल मूव करने लगे। इस पार्ट को एक हथौड़ी मारकर उसने तोड़ दिया, मतलब किसी सॉलिड को इजीली ब्रेक कर दिया। तो पावर किसकी है? थर्मल एनर्जी की। अब मेरी बात सुनिए, अगर एक बर्फ का टुकड़ा है, आप उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, चेंज हुई सॉलिड से किस में? लिक्विड में। और हीट करोगे तो वेपर बन जाएगा। वेपर मतलब क्या? गैस। बोलो कमाल किसका? हमारा नहीं, किसका? थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी ने सॉलिड को लिक्विड में बदला और लिक्विड को किसमें बदला? गैस में बदला। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड थर्मल एनर्जी। अब उसकी बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अब बात उस स्टेट ऑफ मैटर की करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं आपके मन में है कि जल्दी इसको खत्म करिए और आइए प्लाज्मा और बोस्टन पर। इसको जिंदगी भर हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की और फिर बात करेंगे बोस आइंस्टीन की, बोस आइंस्टीन की। ठीक है, देखो प्लाज्मा क्या है। देखिए भैया, ये प्लाज्मा जो है ये मैटर की वो स्टेट है जो तुमको हमारे अगल बगल में नहीं मिलेगी। ऐसा साइंटिफिक प्रूफ किया गया कि प्लाज्मा एक आयनिक स्टेट है। प्लाज्मा इज आयनिक स्टेट, मतलब प्लाज्मा में केटायन और एनायन पाए जाते हैं। लेकिन ये होती कहां है? प्लाज्मा का मैटर वहां पाया जाएगा जहां पर हाई एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। जैसे वॉल्केन्स में मिलती है प्लाज्मा, मतलब ज्वालामुखी में मिलती है हमको क्या? प्लाज्मा। और कुछ लोगों का कहना है कि सन में भी थोड़ी बहुत मटेरियल है किसका? प्लाज्मा का। तो ये रही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक आयनिक स्टेट है, वॉल्केन्स और सन जैसे हैवियर टेम्परेचर वाले सबस्टेंस में पाई जाती है। आइए बोस आइंस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इसको लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। इसकी कहानी बताने चल रहा हूं, सुनिए। भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और यू नो अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले ये बताया था, बहुत पहले ही थ्योरेटिकली ये बताया था कि एक ऐसा पार्टिकल है कि अगर वो दुनिया में आ जाए
तो ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी कब आई, कब खत्म होगी, सब कुछ पता लग जाएगा। मतलब ये बता कौन सकता है? ये भगवान बता सकते हैं। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। तो हुआ क्या, स्विट्जरलैंड की छोटी सी सिटी जिसका नाम जेनेवा है, वहां पर 1400 साइंटिस्ट अलग अलग देशों को इकट्ठा होकर इसकी स्टडी करते रहे और आखिर में इस बोस आइंस्टीन मतलब गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है, बट इसका फंक्शन अभी नहीं पता लगा है कि ये काम कैसे करेगा। लेकिन दिस इज आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर। सेम कहानी फर्मियानिक की है। फर्मियानिक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो बोस आइंस्टीन को हम क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो ये रहा स्टेट ऑफ मैटर। तो हम आज डिस्कस किया हमने कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अब देखिए, इसको बताते समय दो चीजें हमारे सामने आई। एक को बोलते हैं एलिमेंट, एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। तो हम जानेंगे कि क्या होता है एलिमेंट और क्या होता है कंपाउंड। देखिए, आज पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। दूसरी खासियत क्या है, इसमें से जो 92 हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और जो 92 के ऊपर हैं ये मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल है। ठीक है, 92 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद वाले क्या हैं? मैन मेड है। एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो केवल एक एटम से मिलकर बनता है। The substance which is made up from only one atom and cannot be divided into any smallest particle, जिसको और ज्यादा छोटे पार्ट में तुम तोड़ नहीं सकते और उसका डिवीजन तुम नहीं कर सकते हो, वो क्या है? एलिमेंट है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आज हो गई है। आज मॉडर्न डिफिनीशन में थोड़ी सी चेंजिंग हो चुकी है। क्या है? अगर नाइट्रोजन 7 और एटॉमिक मास होता है 14 पर, हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराएं। ध्यान रहे, इसी हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो बच्चा बनता क्या है? बनता है ऑक्सीजन 7 और यहां पर बनता है 16 + 1 H1। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, ये बनता है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 7 और ये 16। तो ये क्या होता है? बटो दिया के दिए, सॉरी, जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट होती है तो बनता है ऑक्सीजन 8 और एटॉमिक मास 17। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है लेकिन एटॉमिक मास तो 16 होता है, तो 17 क्यों लिखे? ध्यान दो, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है, ये क्या है? आइसोटोप्स होते हैं। तो ये बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट है, इसमें दूसरा एलिमेंट बना दिया, मतलब एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ब्रेक किया जा सकता है, जबकि पहले क्या था? हम ब्रेक नहीं करते थे। हाँ, तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? एलिमेंट को एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन पुरानी डिफिनीशन यही है कि एलिमेंट वो है जो एक एटम से बना है और उसको किसी और पार्ट में हम डिसोसिएट नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज द एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड फ्रॉम द 2 or more than 2 टाइप ऑफ व्हाट? एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से जो मिलके बनेगा वही है क्या? कंपाउंड। दिस इज नोन एज कंपाउंड। NaCl है कंपाउंड, H2SO4 है कंपाउंड। ढेर सारे कंपाउंड आप जानते हैं, ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहीं पर एलिमेंट से रिलेटेड एक नया शब्द आएगा, दिस इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। भैया प्योर सब्सटेंस क्या है? देखिए, जो एलिमेंट है वही प्योर सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, उसमें और कुछ नहीं होगा, जो एक टाइप के एटम से मिलके बनते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। हाँ, इसी में एक एग्जांपल आता है ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज आता है लोग भड़क जाते हैं, C6H12
O6। लोग ये कहते हैं कि सर आप तो बता रहे थे एलिमेंट ही प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस जो एक एटम से मिलके बनते वो प्योर है, ये तो कंपाउंड हो गया, कई लोगों से मिलके बना है। तो मेरी बात ध्यान दो, ऐसा नहीं, प्योर की डिफिनीशन होती है जिसका कंपोजिशन करेक्ट हो, जिसके एलिमेंट का रेशियो करेक्ट हो। मतलब हमारे पास ग्लूकोज है, इसका ये रेशियो, इसको और ज्यादा पार्ट में हम डिसोसिएट नहीं कर सकते। इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एकदम गजब के रेशियो में है, एकदम आप कह सकते हैं एकदम एग्जैक्ट रेशियो में फिट है। इसलिए ये भी एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो कई बार नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ग्लूकोज इज अ प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। अक्सर लोग इम्प्योर लगाते हैं, बट दिस इज प्योर सब्सटेंस बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इज राइट। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि स्टेट क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट की पुरानी डिफिनीशन क्या है और नई डिफिनीशन क्या है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।